आखिरी दिन था जब उनका पाकिस्तान में, तो वो उनका दौरा जो था उस दिन वो ऑफिशियल और पहले दिन जो दिन थे वो उनका निजी दौरा था, तो जिससे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। GIT उनकी मुआवनत में होगी, अगर रैब तसव्वुर करेगी चाहेगी तो GIT से जो मुआवनत होगी वो तफ्तीश के बारे में लेगी। अब हमारे पार्लिमानी सिस्टम के अंदर भी ये जो कुछ 2, 4, 6 रवायात ऐसी नेगेटिव जो रची बसी हुई है, आप बेगम रहे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप जो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करेंगे। एक बहुत बड़ा माशी मार्का जिसका तायुन ही नहीं हो रहा कि असल में वो मदद क्या है, वो पैकेज क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा घर का या कोई भी फर्द कानून से बालातर कोई नहीं, ही और शी नीड टू बी पेनलाइज्ड, और ये कानून सबसे बड़ी कामयाबी है। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम DNA के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली ख़ान। नाज़रीन, आज मौजूद खा हूँ कि लाहौर में सर्दी की वजह से मेरा गला पूरी तरह काम नहीं कर रहा। नाज़रीन, आज जो अहम इशू हैं उनमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के बिलावल भुट्टो के बारे में कुछ कमेंट हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल कैरियर पे कुछ बादल मंडलाते हुए नज़र आ रहे थे और बहुत अतराफ से उन पर हमला हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमला हुआ, दूसरे इदारों की तरफ से भी हमला हुआ, लेकिन आज कुछ सूरत हाल छटती हुई नज़र आ रही है या इदारों ने ख़ुद को करेक्शन की है। अच्छा, उसके बाद नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो महमद डैम के बारे में भी कुछ एतराज़ात किए हैं और मरियम औरंगज़ेब ने इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ सवालात उठाए हैं। सबसे पहले खुशनूद अली ख़ान हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के सुप्रीम है कि बिलावल भुट्टो मासूम हैं और उनका नाम किसके कहने पे डाला गया है, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग की गई है। खुशनूद खान, आप कैसे देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन क्यों ली पहली बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद, पहले तो ये बात आप समझ लो कि पॉलिटिकल सीन भी और मुल्क के इदारे जो कर रहे हैं वो सीन भी थोड़ा बदल रहा है, लेकिन ये एक साइड है, एक दूसरी साइड है, और वो ये है कि मैंने जो आपको कहा था, मैंने पहले कहा था, आपको मालूम है कि मार्च में कुछ और हो जाएगा। अच्छा, मैं उसे नहीं दोहराता। शेख रशीद ने गालबन 30 मार्च कही है, मैंने आपको कहा है कि जो ही महातिर मोहम्मद चले जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आप हैरान हो जाएंगे। अब ये दो हैं, मुकाबला है दोनों सूरत हाल में। अच्छा, इसे मेरे पास ये नहीं है कि अल्फाज नहीं होते, लेकिन इस सूरत हाल को इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझें कि बिल्कुल वो सूरत हाल है कि तलवार की धार पर चला जा रहा है, जो इधर डोल गया वो यहाँ गिर जाएगा, जो इधर डोल गया वो यहाँ गिर जाएगा, और इसको मुल्क की आइंदा पॉलिटिकल सूरत हाल पर मुंतबिक करें। बस ये इतना हिस्सा। अब मैं आता हूँ, जो आपने कहा कि बिलावल मासूम है, मैं तो बिलावल का तर्जुमान भी नहीं, मैं बिलावल का डिफेंडर भी नहीं, लेकिन दलील के साथ बात करनी चाहिए। मसलन एक नुक्ता है कि बिलावल का 50 बकरों का सदका दिया गया। मैं जो सवाल कर रहा हूं ये पाकिस्तान के तमाम मजहबी लीडरों से, उलमाए कराम से भी है, और ये मेरा सवाल ही मेरा जवाब है। क्या अंजुम रशीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उसके सदक़े के लिए कोई पाकिस्तान में उसका दोस्त, उसका भाई, उसका जानने वाला, उससे प्यार करने वाला उसका सदका नहीं दे सकता?
तो ये बात जेआईटी में क्यों डाली गई कि इसमें से 50 बकरों का सदका दिया गया? आप देख लेना, उनके वकला जो है वो मेरा ये जो मौक़िफ़ है वो लेंगे। मतलब मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि आप कह रहे हैं कि वो जो खातून थी जो बाहर पैसे ले गई थी, उसको जब पकड़ा था तो ये मैंने एक जगह कहा कि क्या वो पैसे जहाज में चले गए थे? वो पैसे जहाज में नहीं गए थे, लिहाजा वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। अब उसमें बहुत सारे सियासी अवामिल आ गए हैं। तो ये मेरा सवाल है मुल्क के तमाम मजहबी लीडरों से, लिहाजा चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि वो मासूम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं और खुशबुद्दीन खान, जरा हम फवाद चौधरी का इस पे मौक़िफ़ सुन ले, बात मैं कुछ बात भी कर लूँगा। मैं फवाद चौधरी के अगर हम पे हैं तो उन्हें चला दें जरा। ओहदों की वजह से नाम ECL के ऊपर डाले या निकाले नहीं जाते, किरदार की वजह से डाले और निकाले जाते हैं। वज़ीर आला का नाम आना जो है ECL के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन वज़ीर आला का इतनी घिनौनी करप्शन में नाम आना उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। अच्छा नाज़रीन, हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हम जितना बड़ा आदमी हो उसके बारे में उतनी ज़्यादा तौहीन आमेज़ बात करके, गंदी बात करके, उसको छोटा करके हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी बहुत कमी है। पाकिस्तान में टोटल 3 ये लीडर हैं खुशबुद्दीन खान, एक बिलावल भुट्टो, एक इमरान खान और तीसरे मियाँ नवाज शरीफ, जिनकी ज़ात को वोट पड़ते हैं। बाकी कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऐसी मौजूद नहीं है कि जिनकी ज़ात को जो है वो इस तरह से वोट जो अटैक कर सकें। तो इस लीडरशिप को का बचा रहना पाकिस्तान के मुफाद में है। ये तीनों बचने चाहिए। यहाँ लीडरों की कमी है, ये बढ़ने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर सचमुच का मुल्क है तो इसको चलाने के लिए हमें लीडर्स को ज़िंदा रखना पड़ेगा, उनका कत्लेआम की इजाज़त नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले खुशबुद्दीन खान, आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब लंदन गए थे तो उन पर वहाँ की जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि भी आप PTI के साथ क्यों हैं, PTI के महफिलों में क्यों जाते हैं, PTI के साथ आप हमदर्दी क्यों रखते हैं। लेकिन आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि बिलावल भुट्टो जो है उनका नाम यहाँ पर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए डाला गया है। उनका नाम जो है वो किसी के कहने पे डाला गया है। GIT के बारे में जो पीपल्स पार्टी रो रही है या जो मरीम औरंगजेब रो रही है कि भाई ये शहजाद अकबर के कहने पर FIA जो है वो चीज़ों को रॉन्गली कर रही है। और मेरा ख्याल ये एक पाकिस्तानी रियासत के साथ खुशबुद्दीन खान एक जुर्म है कि अगर पाकिस्तान के स्टेट के इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए एक दूसरे की को ज़िबा करने की कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा आपसे सवाल है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है या नैब का है? हुकूमत को क्या मसला है? हुकूमत क्यों इतना जोर लगा रही है? मसलन ये कहना कि आप बिलावल को या मुराद अली शाह को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मैं पूछता हूं, ये सवाल करने की क्या जरूरत है? फिर जब सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रही है आपसे, सवाल कर रही है कि किसके कहने पर बिलावल का या मुराद अली शाह का नाम डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि हजूर अनवर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने बहुत बुरा कह दिया या उससे बहुत बुरा कर दिया। खुशबुद्दीन खान सोल क्या कह रहे हैं इस पे? मुझे दो चीजें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम निकालने का कहा है और उनका नाम ECL से निकालने का कहा है, लेकिन जो क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर से ये नहीं है कि अब आपको इसकी जवाबदेही नहीं होगी। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि यानी कि JIT की रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दीजिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको अलर्ज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही ज़रूरी है। तो मैं बड़ा ज़रूरी समझा कि आप लोगों के तवस्सुत
अपने पीपल्स पार्टी के और बाकी वो भाई जो इस वक्त बड़ी ड्यूटियाँ डाल रहे हैं उनको ये फैसला आसान ज़ुबान में समझा दूँ। सबसे पहले तो JIT की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तमाम जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उन्हें नैब को भिजवा दिया गया है। हाँ नाज़रीन, आप देखें कि खुशबू खान आपने भी सुना कि शहजाद अकबर की वजारत बनाई ही गई इसलिए है, हालांकि इस वजारत की कोई ज़रूरत नहीं है। FIA काम करती है वजारत दाखिला के तहत, और वजारत दाखिला के तहत और भी डिपार्टमेंट है, FIA को इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ी। लेकिन इस शहजाद अकबर साहब की जिम्मेदारी ये है कि ये इमरान खान के पॉलिटिकल मुखालफों को गंदी गालियां दें या उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम दें या उन्हें पॉलिटिकली अपने आप को ताकतवर करने के लिए, PTI को पॉलिटिकली ताकतवर करने के लिए दूसरी सियासी जमातों को ये गंदे इल्ज़ाम दें। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिलावल भुट्टो बेदाग है और बिलावल भुट्टो मासूम है। ये कह रहे हैं कि क्रिमिनलिटी ख़त्म नहीं हुई। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट सच्चा है या ये सच्चे है? देखिए, मेरे पास बड़ी दलीलें थीं, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत अंजुम रशीद साहब मज़लूम महसूस कर रहा हूँ कि मैंने दोनों बार जब गुफ्तगू शुरू की तो आप लोगों ने मुझे सुनाया कि ये देखें शहजाद अकबर क्या कर रहा है। अच्छा, बात यह है कि अगर मैंने उन्हीं को सुनना है, अंजुम रशीद साहब आप इंसाफ करें, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं? और जो ही मैं बोलना शुरू करते या आप कहते हैं कि नहीं नहीं खुशनूद अली खान आप ज़रा ये सुनो, मैं ये इनको सुनो, और फिर लोग असल में हमारी बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी और मेरी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, मेरी बात सुनना चाहते हैं। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हो गया ना, मेरे पास तो जो कुछ था मुझे वो प्रोड्यूसर ने कहा था, मेरा ख्याल था कि शहजाद जो है वो बिलावल पे जो असल इल्ज़ामात है उनकी बात करेंगे। शहजाद ने तो एक सिंपल सी बात की। आप बोले। देखिए, मैं सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे चीज़ें बिखर गई हैं। मैंने 2 दफ़ा तैयारी करके बड़ा बोलने की कोशिश की। मैं को वली तो नहीं है ना कि मुझ पर चीज़ें नाजिल होती हैं, मैं चीज़ों को थोड़ा सिंक्रोनाइज करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, मामला बुनियादी ये है कि चीफ जस्टिस का ये कहना अपनी जगह ये बड़ा सवाल है कि किसके कहने पर ये नाम डाला गया है। अच्छा, ये बहुत इस पे सोचते जाएं तो ये मामला कहाँ तक जाता है। हाँ, दूसरा, मेरा फवाद भाई ये कहता है, मतलब ये जो सवाल है ना किसके कहने पर डाला गया है, इसमें स्टोरीज दर स्टोरीज है। और फिर जवाब ये है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि फिल्म आगे बढ़ रही है। अब फिल्म आगे क्या बढ़ रही है? जो पनामा का केस था उसमें 3 महीने दिए गए थे और इसमें 2 महीने दिए गए हैं नैब को। तो वो ये कह रहे हैं कि बस 2 महीने बाद फिल्म शुरू हो जाएगी, 2 महीने में कर लें जो करना है। देखिए, आप जो इतने सवालात कर रहे हैं ना, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर फिल्म चलनी है और उसी तरह बढ़नी है तो फिर इस सारे की जरूरत क्या है, बंद कर दें। और अगर आपने दलील के साथ कुछ करना है, वैसे मैंने आपको अगले दिन एक सवाल किया था। सवाल यह किया था कि वो क्या फड्डा है जिसकी वजह से शेख रशीद इमरान खान को छोड़कर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का केस लेके जा रहे हैं कि इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया। अंजुम रशीद साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसके कहने पर यह डाला, मैं आपसे यह सवाल करता हूं, बड़ा मासूमाना सवाल है कि शेख रशीद किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? और अगर वो अपने आप ही जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान के फैसले से या PTI से इत्तफाक नहीं करते और वो उनके साथ वजारत में भी रहना चाहते। अब मेरा अगला सवाल है, शेख रशीद इतनी अपनी वजारत और अपना इक़्तिदार दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मेरा ये सवाल भी है कि कहीं कोई और मंसूबा तो नहीं। मैं कई दिनों से मंसूबों पर बात कर रहा हूं आपसे कि एक मंसूबा अल्लाह का है, एक बंदों का होता है। अच्छा, कामयाब हमेशा वो होता है जो अल्लाह बनाता है।
अंजुम साहब, ये मेरे बड़ा मासूमाना सवाल है, आज मैंने डायरेक्ट ही पूछ दिया कि ये क्यों हो रहा है। फिर देखिए, जो फवाद साहब हैं, मुझे उनका तो नहीं मालूम है, वज़ीर इत्तलाआत हैं, लेकिन फैसल वाडा जो हैं, मैंने आपको बताया था कि उन्हें मना किया था जनाब इमरान खान ने, जो उन्होंने सिंध में गन किया था। अच्छा, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे और फिर मैंने सुना कि फैसल वाडा बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है अंजुम साहब? ये इरिटेंट्स हैं। ये कोई ऐसी बात है जो एलेबोरेट नहीं हो रही, ये कोई ऐसी बात है जो समझी नहीं जा रही। खान, बात मैं आपको मसलन बताऊं, मैं माजरत खा हूं, मसलन हमारे मुल्क में बिजली का बड़ा बहरान है। हाँ। और वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली वो फलां हो जाता है, फलां हो जाता है। और अगर मैं आपको कहूं कि कुछ लोग जानबूझ के ये साजिश कर रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? अच्छा खुशबू खान, वो कौन लोग हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो अब तक फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम दिए हैं, GIT की जो रिपोर्ट फवाद अली साहब ने और शहजाद अकबर ने पढ़ के सुनाई है, उसमें आसिफ जरदारी पर और बिलावल भुट्टो पर 2 इल्ज़ाम हैं। एक तो यह है कि उनकी एयर टिकट और खाने का किया गया है, और दूसरा ये बकरे किए दिए गए। इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं है। अगर कोई इल्ज़ाम है तो शहजाद अकबर को सामने लाने चाहिए, वरना इन इल्ज़ामात पे आसिफ जरदारी को जेल में डालना जो है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन, अदालत वो कोई इजाज़त नहीं देगा। और वैसे भी दांधी होगी। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, बड़ी दलील दे सकता हूँ, लेकिन एक सिर्फ फिक्रा मुकम्मल। लेकिन मैं उस दलील इसलिए नहीं दे रहा कि वो मुतलका लोगों, जैसे मैंने सदके वाली कही, कोई और दे सकता है, मेरे पास दलाइल हैं, लेकिन मैं तो उनकी सफाई पर नहीं हूं कि मैं उनकी सफाई दूं। मैं सिर्फ आपको ये बावर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मुल्क में एक काम नहीं हो रहा, पैरेलल 2 काम चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो कौन से हैं, क्यों चल रहे हैं, ये अंजुम रशीद साहब तय हो जाएगा, अगले कुछ दिनों में चीजें खुल जाएगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस हुकूमत के साबिक मुआशी तर्जमान डॉक्टर फ़रख सलीम साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त रिज़र्व है वो मनफी $11 बिलियन हैं, और पाकिस्तान की बरामदात में कमी आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत, और जो पाकिस्तान ने कर्जे लिए थे वो कर्जे आए भी और ज़ाया भी हो गए। इस पर बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे किसी माहिर को अपने साथ लें। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जो हुकूमत के साबिक मुआशी तर्जमान फ़रख सलीम साहब ने पाकिस्तान का एक खौफनाक नक्शा खींचा है, उस पर कमेंट्री के लिए पाकिस्तान के एक इंतहाई क्रिएटिव और एक बहुत बड़े स्कॉलर और माहिर माशियात डॉक्टर अकमल हुसैन हमारे साथ हैं। खुशूद खान डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आप सवाल का आगाज़ करें, उनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, आपने यकीनन आर्टिकल तो पढ़ा होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने कहा कि हमारी मईशत जो है उस वो 11 बिलियन डॉलर जो हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं, इससे हमारा जो चेहरा बन रहा है, मतलब कल तक वही इस हुकूमत के तर्जुमान थे और काम कर रहे थे, यूं ही उन्हें कोई इख्तलाफ पैदा हुआ तो उनके नज़दीक मुल्क की मईशत जो है वो भी बैठ गई। लेकिन हम कोई आपसे ज़्यादा सवाल नहीं, असल है क्या, लोगों को सिर्फ ये बता दें, कोई उम्मीद है या ना उम्मीद है? सर, पहली बात तो ये है जी, जो -11 अरब डॉलर हमारे रिजर्व रह गए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त फिगर है। अब उन्होंने पहले अगर कुछ और कहा है और अब ये कह रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि पहले उन्होंने क्या कहा है, मगर ये फिगर बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और फॉरवर्ड स्वैप्स को छूट कर लें तो फिर ये 11 अरब डॉलर नेगेटिव में हमारे रिजर्व जा रहे हैं, जिसका एक मोटा मतलब ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुका है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब रिपीट करें, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इस वक्त नेगेटिव 11 अरब डॉलर के आपके रिजर्व हो गए हैं,
इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो अपनी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट को पूरा करने का तहैया किया हुआ है, तो फिर आप पाकिस्तान की मईशत फाइनेंशियली मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इसका करना क्या है? इसके ऊपर डॉक्टर साहब सिर्फ एक सेकंड के लिए मुझे सुन रहे हैं। कहते थे कि 12 अरब चाहिए, आज तो मेरा ख्याल है 13-14 अरब हो गए हैं जो दूसरे हाथ से कमिटमेंट्स हुई हैं और आए हैं, तो फिर ये हुआ क्या है? मैं आपसे अर्ज किया था, आपका जो पिछला प्रोग्राम 7 नवंबर को एग्जैक्टली 2 महीने पहले हुआ था, उसमें मैंने अर्ज किया था कि ये क्राइसिस बड़ी तेजी से एक्सेलरेट करेगा और पहले एक्शन लेना, अर्ली एक्शन लेना जरूरी है निस्बतन लेट एक्शन। अब देखें ना, जब आप डिले करते हैं तो फिर वही चीज जो है ना वो एक फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाती है, जो कि हो गई है। अब मैंने उस प्रोग्राम, अगर आप वापस जाके देखते हैं 7 नवंबर का, उसमें सिर्फ ये अर्ज किया था कि ये जो हुकूमत IMF प्रोग्राम में जाने से पहले ही IMF की पॉलिसीज इख्तियार कर रही है, जिसके तहत वो डिवेल्यूएशन किए जा रही है और अपनी ग्रोथ रेट को स्लो डाउन किए जा रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के नतीजे में, तो उससे हमें दोनों किस्म के नुकसान होंगे। एक तो ये है कि वो डिवेल्यूएशन का पॉजिटिव इफेक्ट पाकिस्तान की मईशत पे नहीं पड़ सकता, क्योंकि डिवेल्यूएशन के बाद आपकी जो इंपोर्टेड चीजें हैं, खाम माल और तेल एक्सेट्रा, उनकी कीमत बढ़ जाती है और असर सिर्फ उसका ये होता है कि आपकी अफरात ज़र बढ़ जाती है, मगर आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम नहीं हो सकते क्योंकि आपकी होते हैं आपके, तो उनको आप वॉल्यूम टर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए आपका डिवेल्यूएशन के जरिए इंपोर्ट साइड से कोई आपका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ होगा, और वही हुआ। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम मजीद बढ़ गया। आप इतनी देर ये करते रहे हैं डिवेल्यू, उसका अब आपने असर देख लिया कि हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गए हैं और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आगे से ज्यादा बदतर हो गया। डॉक्टर साहब, ये ऐलान क्यों नहीं करते कि ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं? ये ऐलान क्यों नहीं करते कि ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं? तो आपका सवाल, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये ऐलान क्यों नहीं करते कि ये बैंक करप्ट हो गए हैं? हाँ, इसका मैं आपको अगर मुझे 2 मिनट दे दें तो इसका जवाब दे देता हूं। पाकिस्तान को इस वक्त हुकूमत को स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। उस इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद ये जो आग लगी हुई है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई है इस वक्त, उसको बुझाने के इकदाम किए जा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। मगर उसके साथ साथ हमें जो PTI का इकोनॉमिक एजेंडा था उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। वो एजेंडा ये था कि अवाम की सलाहियतों को बरूकार ला के उनको उभारने के बुनियाद पे ह्यूमन डेवलपमेंट करके उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट हो। तो ये जो प्रोग्राम है इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, मगर साथ साथ आग को भी बुझाना चाहिए। कैसे? अब इसका क्या तरीका है ये आपको मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं। जी बोले डॉक्टर साहब। अर्ज ये है जी कि सबसे पहले इनको देखिए ना, जब किसी भी चीज की आपके पास कमी हो जाती है ना, उसको आप रैशनिंग करते हैं। इस वक्त आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की इतनी ज्यादा कमी हुई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। तो अब तरीका ये है कि आप डुअल एक्सचेंज रेट बनाएं, जैसे अयूब खान के जमाने में हुआ था या मलेशियन महातर साहब ने किया था। डुअल एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि एक आप ऑफिशियल एक्सचेंज रेट रखें जो कि एक ऐसे रीजनेबल लेवल पे हो, 100-125 के ऊपर रुपए पे डॉलर, जिससे कि आपकी अफरात ज़र ना बढ़े। और दूसरी तरफ आप और वो जो फॉरेन एक्सचेंज वो एक्सचेंज रेट है वो उसको आप फिक्स कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ऐसी चीज मंगानी है जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी तेल है या फर्टिलाइजर है या मशीनें हैं, तो उसके लिए आप हुकूमत उसको फॉरेन एक्सचेंज दे दे ऑफिशियल रेट। मगर अगर आपने कोई और कंज्यूमर गुड मंगाना है, मोटर कारें, चीज, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसी चीजें जो मुल्क में बन रही,
उसके लिए आप खुला मार्केट रेट बना दें तो रुपया चाहे 150 पे चले जाए, 170 पे चले जाए, कोई बात नहीं। वो एक मार्केट रेट अलग हो और ऑफिशियल रेट अलग हो। ये अयूब खान के जमाने में इस्तेमाल हुआ था और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हुआ था। आपको याद है कि अयूब खान के जमाने में इसी तरह का एक इतना सीरियस नहीं मगर एक क्राइसिस था उसके शुरू में बैलेंस पेमेंट का, तो उन्होंने उसको डुअल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया था और फिर जरूरी अखराजात जो थे हुकूमत ने किया। आपको याद है उस जमाने में डैम्स भी बने, सड़कें भी बनी, तो इंडस्ट्री भी लगी, तो ये आपको वो ये पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि साथ साथ ये है बोलो कि आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की बजाय बढ़ाएं। तालीम और सेहत और लोगों को बुनियादी सहूलियात देने के लिए जो खर्चा है वो करें। वो किस तरह करें? आपको मैं कह रहा हूँ ये इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसी। अच्छा डॉक्टर साहब हमें आप ये करें कि आपकी जो जमीनें हैं ना, हुकूमत की जमीनें हैं, बर्ग में जमीनें हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसिव एरिया प्राइम लैंड में जमीनें, उसके दफ्तर खोले हुए हैं, घर बनाए हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स के, वो जमीनें आप लीज आउट करें। सिर्फ लाहौर में अगर आप कर दें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपकी जितना जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं पीटीआई एजेंडा के तहत लोगों की तरक्की के लिए वो कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब हमें आईएमएफ जाना चाहिए या आईएमएफ नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इनको ये अब बहुत एक क्रिटिकल मोमेंट आ गया है जबकि इस हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा और अब मुझे नहीं इसमें कुछ या पक्का यकीन नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन हिकमत अमली है वो इख्तियार कर सकती है कि नहीं। मगर जो बेहतरीन हिकमत अमली तो यही है कि आप IMF की जो कंडीशंस हैं उनका जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट ना करें और आप उसकी बजाय ये स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें और अपनी जो ज़मीनें हैं वो लीज आउट करें और उसके साथ साथ आप अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सिक्योर करें इस तरीके से कि आप डुअल एक्सचेंज रेट बनाएं और साइमल्टेनियसली, जो कि मैं देर से कह रहा हूँ कि आपके जो नज़दीकी दोस्त हैं उनसे इतना ना दें कि ऊँट के मुंह में जीरा हो जाए। आपको सब्सटैंशियल उनसे सऊदी अरेबिया से $1 अरब की बजाय आपको $10 अरब लेने चाहिए और UAE के से भी और चाइना से भी। आखिर ये हमारे दोस्त हैं, हमने इनके लिए इतना कुछ किया है, तो यही वक्त है जबकि ये हमें सपोर्ट दें और हमें इस वक्त डॉलर ट्रांसफर होने की जरूरत है। वी नीड $8। सऊदी अरेबिया UAE के लिए $15-20 दे देना है, चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अकमल हुसैन साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया, हमारे साथ रहिएगा। हम इसी पाकिस्तान की जो अभी खौफनाक मौशी सूरत हाल बताई है इसका दूसरा जवाब भी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं। खुशनूदी खान, डॉक्टर साहब से आप सवाल शुरू करें जो जहां पर डॉक्टर अकमल हुसैन ने ख़त्म किया है कि पाकिस्तान। अच्छा खुशनूदी खान, जो डॉक्टर सलमान शाह साहब की कॉल ड्रॉप हुई है, हम जरा जो अब तक डॉक्टर अकमल हुसैन ने कहा है वो तो मेरा अंजुम रशीद साहब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो गया है तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बयान कर दी। अच्छा, मैं ज़रा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैंने कल डॉक्टर सलमान शाह साहब को एक प्रोग्राम में सुना और डॉक्टर साहब बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा, मैंने आज लिखा भी है, मैंने आज अपने कॉलम में भी लिखा है कि डॉक्टर सलमान शाह साहब एक और मंजर पेश कर। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान डूब गया और कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो सही बात करते हैं, जिनमें डॉक्टर सलमान शाह साहब है। मसलन बहुत ही अच्छी बात की डॉक्टर अकमल साहब ने कि हम भाई इसके 2 रेट रख के डॉलर के तो हम चल सकते हैं। वो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने समझाया और हमारे सुनने वाले भी सुन रहे थे उनको। वो मेरे ख्याल है सबसे बेहतरीन तरीका है
कि हम जो है, और दूसरा स्टेट ऑफ इमरजेंसी उन्होंने कही है कि आप नाफिज कर दें। अच्छा, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं इस पर गुफ्तगू शुरू कर दूँ। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि आम आदमी की हालत बहुत पतली है, पतली भी नहीं है, उससे भी नीचे चली गया है। उसके बाद कपड़े नहीं है, उसके बाद रज़ाई नहीं है, उसके बाद सर्दियों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए है, बाहर जान लेने वाली सर्दी है, उसके बाद नहीं, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं है। ये कभी पाकिस्तान में शायद ही मेरी होश से कहीं पहले हुआ हो, लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। और इमरान खान हो या मुल्क के तमाम इदारे, मैं अस्करी इदारों को भी पुकार रहा हूं कि वो इस सूरत हाल पर कोई जाइंट एक्शन लें, यानी कोई जद्दोजहद कोई ऐसी करें, कोई ऐसा प्रोग्राम दें कि ये मायूसी ख़त्म हो। पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मेरा अपने मुल्क के बारे में बहुत मेरा एक ख्वाब वाली सोच है। खुशबू खान पाकिस्तान और के, मैं ये खुशबू खान पाकिस्तान के एक इंतहाई क्रिएटिव माहिरात, जिनका पूरी दुनिया की सियासत पर जिनकी नज़र है और ख़ुद पाकिस्तान की मईशत पर नज़र है, जिनकी पूरी दुनिया की मईशत पर नज़र है, पाकिस्तान की मईशत पर भी उनकी नज़र है, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी हिस्ट्री पर वो बहुत दूर तक देखते हैं। डॉक्टर एजाज नबी हमारे साथ हैं। खुशबू खान, आप डॉक्टर एजाज नबी साहब से सवाल करें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ थे और उन्होंने फ़र्रुख सलीम साहब के एक आर्टिकल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान 11 अरब नेगेटिव में जा चुका है। यानी उन्होंने कहा कि असल में बैंक करप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। और उन्होंने कहा कि एक डुअल यानी डॉलर का रेट रख के और एमरजेंसी नाफिज करके इस सारे सिलसिले पर शायद काबू पाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा सवालात नहीं करता, आप ज़रा हमें इस सूरत हाल पर बताइए कुछ। ये बैंकरप्सी और ये इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं, इनको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है और इस ट्रेड डेफिसिट को हम पूरा कर रहे हैं अपने रिजर्व को इस्तेमाल करके। और जब रिजर्व बहुत गिर जाते हैं तो फिर हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों की मदद लेने के लिए, ताकि हम अपने जो बाहर से इंपोर्ट्स हो रही हैं उनको हम जारी रखें। तो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात है कि अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करने के लिए। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा देर चल नहीं सकती, तो इसका हमें इलाज ढूंढना होगा। और इसका इलाज ऐसा होना चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल हो। डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? मल्टीपल एक्सचेंज रेट जो हैं उनको एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसलिए मैं समझता हूँ मल्टीपल एक्सचेंज रेट की बजाय आपको देखना चाहिए कि आप अपनी इंपोर्ट्स को किस तरह से कम कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब मसला ये है कि ये इंपोर्ट्स तो जल्दी कम हो सकती हैं अगर आप एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करें, मल्टीपल एक्सचेंज रेट नहीं, एक ही एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करें और इंपोर्ट्स को महंगा कर दें, उससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है उसका ताल्लुक फैक्ट्री के हालात से है, बिजली के हालात से है, वर्कर प्रोडक्टिविटी के साथ उसका ताल्लुक है। तो उसको तब्दील करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप डॉक्टर साहब एक सवाल सुने। डॉक्टर साहब, आप पॉजिटिव माइंडेड माहिर माशियत हैं, पूरा मुल्क आपको जानता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो ये लिखा गया है, जो हकीकत है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो नेगेटिव 11 बिलियन हो गए हैं, तो इसे अगर दिवालिया नहीं कहेंगे तो और क्या ऑल्टरनेटिव आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए लफ्ज? दिवालिया इस चीज को कहते हैं जबकि आपके पास कोई चारा ना हो कि आप नेगेटिव रिजर्व्स को टर्न अराउंड ना कर सके, फिर दिवालिया हो जाता है। अगर आपको कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा
आपको वो जो नेगेटिव रिजर्व की तरफ आप जा रहे हैं, अगर वो उसको पूरा ना करे फिर आपका दिवालिया हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमें तो बेल आउट करने के लिए मुसलमान मुल्कों ने जोर लगाया है, चाइना ने जोर लगाया है, शायद हमारे और बहुत सारे रास्ते खोले हैं हमने। हाँ, लेकिन वो रास्ते जो भी खुले हैं ना, वो टेम्परेरी रास्ते हैं, वो परमानेंट इलाज कोई नहीं है उनमें। परमानेंट इलाज हमारे पास ही है, और वो ये है कि हम इंपोर्ट को कितनी जल्दी कम कर दें ताकि जो असल मसला है जिसकी वजह से रिजर्व इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर हम काबू कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं क्या ऐसा हो सकता है, जैसे आप हैं, सलमान शाह साहब हैं, डॉक्टर इशफाक साहब हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बना दी जाए और उनको कहा जाए कि आप इन मामलात से डील करें। लिहाजा मुख्तलिफुल ख्याल लोग जब इसको डील करेंगे तो यकीनन कोई एक सही रास्ता निकलेगा। क्या इमरान खान साहब को ये कहा जा सकता है? इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी कमेटीज बनाई हुई है, उसके बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे वेल ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, और बहुत काम हो रहा है इन तमाम चीजों पे, बहुत काम हो रहा है कि हम इंपोर्ट्स को किस तरह कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का ही तल्लुक नहीं है। जो हमारे हुकूमत के अखराजात उसकी आमदन से बहुत ज्यादा हैं, उसको भी काबू करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें IMF के पास जाना चाहिए, IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मेरी बात सुने, IMF के पास जाना या ना जाना का सवाल सेकेंडरी सवाल है। सबसे पहला सवाल यह है कि आप अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वही हल ढूंढेंगे जो कि IMF आपको कहेगा, और अगर आप वो हल ढूंढना चाहते हैं तो फिर तो सबसे सस्ता आपको कर्जा IMF ही दे सकता है। चुनांचे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के हालात को तब्दील करना चाहते हैं, अपनी मुल्क की मुश्किलात का हल ढूंढना चाहते हैं, वो पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जिससे आपकी मुश्किलात का हल होगा। वो पॉलिसीज आसान नहीं होगी, क्योंकि ये मसला आज का मसला नहीं है। मुशर्रफ की हुकूमत गई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डेट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला जरदारी हुकूमत के लिए डाला। जरदारी हुकूमत गई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला नवाज शरीफ की हुकूमत से डाला। नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो एक बहुत ही बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला उन्होंने PTI गवर्नमेंट से डाल दिया। चुनांचे ये तो पिछले 10, 12, 15 साल से सिलसिला चल रहा है। इसको खत्म करने के लिए हमें मुश्किल मेजर लेने पड़ेंगे, आसान मेजर नहीं होंगे। इसमें जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग सस्ती इंपोर्ट ला रहे हैं वो इंपोर्ट महंगी करनी पड़ेगी। जो लोग अपनी इंडस्ट्री को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रियां बंद करके शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, इसको तब्दील करना पड़ेगा। और ये जो तमाम तब्दीलियां हैं ये शुरू में 1-2 साल बड़ी हार्श होंगी, उसके बाद पहल हो जाएगी। अब अक्सर लोग तुर्की का एग्जाम्पल देते हैं। तुर्की ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था आज से 20 साल पहले। उसके बाद उनकी मुश्किलात जब उन्होंने काबू कर लिया, उसके बाद 20 साल उनकी ग्रोथ हुई। मलेशिया का बहुत बुरा हाल था 99 में, उन्होंने सख्त मेजर लिए, उसके बाद उनकी हालत। ये नहीं हो सकता कि हम अपने जो मसाइल है उनका हल भी ना ढूंढें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना लें जिससे हम तब्दीली ला सकते हैं, और साथ साथ ये हम तवक्को करें कि किसी तरह कोई ना कोई हमारी मदद कर दे बाहर से आके, ताकि हमारा गुजारा हो सके। तो ये अब इस तरह बात चलेगी। डॉक्टर एजाज नबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया और पाकिस्तान की मईशत का एक रोशन पहलू भी हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इसी इशू पर आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जो पाकिस्तान की मईशत पर डॉक्टर अकमल हुसैन साहब ने और जो डॉक्टर एजाज नबी साहब ने, ये पाकिस्तान के दो इंतहाई जो बड़े और क्रिएटिव और दूर देखने वाले मईशतदान हैं वो हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की उम्मीद जो है
वो इंशाल्लाह कायम रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे और हम आगे देखेंगे। लेकिन एक तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि हम ज़्यादा मजबूती से आगे जाएं। क्यों खुशनूर अली खान? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं तो बहुत ही यानी दुआ पे बड़ा यकीन रखता हूँ। मैं दुआ जो है वो लोगों की किस्मत बदल देती है। अल्लाह हमारे मुल्क की किस्मत बदल दे। हमें हमारी तमाम लीडरशिप, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो सब इस तरफ आ जाएं कि ये पाकिस्तान जो है ये ना सिर्फ कायम व दायम रहे बल्कि दुनिया में लीड करे और माशी तौर पर हम वाकई कशकाल तोड़ दें। और ये आखिरी मौका हो कि हम कहीं IMF जाने का या मुसलमान मुल्कों से या दोस्त मुल्कों से हम सोचते हैं। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि आप सब लोग भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हो और हम इसके बारे में ना सिर्फ पॉजिटिव सोचें बल्कि पॉजिटिव करें जिसके हाथ में जो कुछ है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब को आप सुन ले कि वो इस पूरी सूरत माशी सूरत पर मुख्तसर साहब। मैंने अपने पहले हफ्ते में, अभी मैं प्रेसिडेंट बना नहीं था, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के सारे लोगों को बुलवाया, फाइनेंस डिवीजन को बुलवाया, नवीद कमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे उसको बुलवाया और मैंने उनसे कहा कि आप इनके साथ इस तरह चलें कि मुझे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत ना पड़े और ये जो है ये स्टॉक्स इतने बढ़ जाएं। लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी, जो मैं फिगर्स दे रहा था वो उनको समझ नहीं आ रही थी। खैर वो सिलसिला चलता रहा, मैंने टैक्स लगने नहीं दिया 5 साल उन पे। जैसे डार साहब आए तो उन्होंने टैक्स भी लगा दिया। उसके बावजूद 90 बिलियन डॉलर था जब ये कप्तान आया है स्टॉक पाकिस्तान का और अब 40 बिलियन पे आ गया है। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। 50 बिलियन डॉलर आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। वेलकम बैक नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक 90 बिलियन डॉलर से 50